So next we are going to case law on rectification of mistake under section 154. तो 154 में होता है जैसे कोई असेसिंग ऑफिसर ने कोई असेसमेंट कर दी है, उसमें कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं जो हमारी एपरिंग कॉपी है फ्रॉम द रिकॉर्ड। तो देखते हैं उसमें कौन कौन से केस लॉ हैं हमारे। नंबर 1 है बिरला बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT 1979। उसमें क्या की जो डिडक्शन है आपकी अंडर सेक्शन 80 में वो आपने जो कैलकुलेट की है जाएगी इनकोरेक्टली, तो क्या हम उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो मिस्टेक मानी जाएगी। तो इस केस लॉ में डिसीजन है इट इज हेल्ड दैट इट इज ए मिस्टेक तो विच कैन बी रेक्टिफाइड। तो इट मीन्स इसकी जो रेक्टिफिकेशन है वो अलाउड है अंडर सेक्शन 154 में। तो इट मीन्स यदि आपने डिडक्शन गलत कैलकुलेट कर ली है और उसकी असेसमेंट हो गई है तो उसके लिए फिर हम रेक्टिफिकेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं 154 में। तो अनेजर केस है विजय माल्या वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2003। इसमें क्या कि असेसिंग ऑफिसर डिड नॉट कंसीडर सेक्शन 61C। तो ये सेक्शन 61C होता है जो हमारा बताता है एडिशनल दो कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए सो दैट पर्सन बिकम्स ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 61A ये को कंसीडर कर लिया है जो बेसिक कंडीशंस होती हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, पर उसने 61C को कंसीडर करना भूल गया। असेसिंग ऑफिसर डिडंट कंसीडर। तो क्या ये जो मिस्टेक हो गई है असेसिंग ऑफिसर की उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो एक अपेरेंट मिस्टेक है विच इज रेक्टिफिएबल अंडर सेक्शन 154। तो इट इज आल्सो हेल्ड बैक। तो यदि आपका कोई सेक्शन ओमिट हो गया है, ठीक है, तो उसको भी आपने कंसीडर करना है तो गेट इज ए मिस्टेक और वो भी रेक्टिफिएबल है अंडर सेक्शन 154 में। तो एक केस लॉ है CIT वर्सेस हरियाणा स्टेट हैंडलूम 2011 में। इसमें है देयर इज ए मिस्टेक फॉर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) में। इसमें क्या कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी सेल्फ असेसमेंट करेगी सेक्शन 140A में। ठीक है, यदि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी जो भी एडजस्टमेंट करनी है उसके बाद आपकी जो असेसमेंट है वो ठीक है, तो आपको जो नोटिस आता है अंडर सेक्शन 143(1) में कि आपकी असेसमेंट है वो कंप्लीट हो गई है, कोई टैक्स कितना ड्यू है या नहीं ड्यू है या रिफंड कितना है तो उसके बारे में। अब उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो क्या उस मिस्टेक को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 143(2)। ठीक है, तो इसमें डिसीजन था कि जो आपने यदि 143 में कोई मिस्टेक हो गई है उसके लिए हम सेक्शन 143(2) में नोटिस इशू नहीं कर सकते। कैन नॉट बी इशूड टू रेक्टिफाई मिस्टेक अंडर सेक्शन 143(1) में। तो इट मीन्स तो रेक्टिफिकेशन हो रही है आपकी आपकी एरर हो रही है 143(1) इंटीमेशन के लिए, उसके लिए ना को हम नोटिस इशू कर सकते हैं ना ही उस इंटीमेशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154 में। तो ये डिसीजन था CIT वर्सेस हरियाणा स्टेट हैंडलूम में। तो इसमें से एक बार आपको इंटीमेशन आ गई है तो ठीक है, जो आपका टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपको लगता है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है असेसमेंट में या आपने कोई एविडेंस प्रूव नहीं, फिर आपको 143(2) में नोटिस आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक केस है CIT वर्सेस टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स से 2011 में। इसमें असेसिंग ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास कर लिया, मीन्स असेसमेंट कर ली पर्सन की। उसके बाद उस पर्सन ने असेसी ने अपील कर दी तो ऑर्डर जो था पास बाय अपीलेट अथॉरिटी के लिए भी एक ऑर्डर पास कर दिया। फिर हम एक करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, उसमें होता है अब ये सुपीरियर अथॉरिटी है अपीलेट अथॉरिटी एज कम्पेयर टू असेसिंग ऑफिसर। तो जब अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया है तो असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था वो इसमें मर्ज हो जाता है, मीन्स असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो सील हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है कि अब इस ऑर्डर में एप्लीक अथॉरिटी में आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई है, उसके लिए आपको रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है 154 में। उसका टाइम लिमिट होता है जैसे पीरियड ऑफ 4 ईयर्स है अंडर सेक्शन 154 में। अब वो 4 साल का पीरियड तो ओरिजिनल जो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया था उस डेट से काउंट होगा या जो ऑर्डर एप्लीक अथॉरिटी ने पास किया है। तो हमारा रीजन ये है असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर को क्रैश हो गया है, वो को लिस्ट भी नहीं करके है क्योंकि वो को मर्ज हो गया है एप्लीक अथॉरिटी के ऑर्डर में, ये सीनियर अथॉरिटी है। तो इसलिए जो 4 ईयर का पीरियड है दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर ऑफ एप्लीक अथॉरिटी। तो 4 साल आपके इस डेट से काउंट होंगे, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एप्लीक अथॉरिटी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर से नहीं काउंट होंगे। तो ये 4 केस लॉ में सेक्शन 154 के अंदर।
तो इसमें PDF है फ्री, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस लाइक बेस्ड ऑन सेटलमेंट टू कमीशन। उस केस में क्या होता है, SSC कैन अप्लाई टू सेटलमेंट कमीशन। तो SC का मतलब है सेटलमेंट कमीशन फॉर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स बिफोर असेसिंग ऑफिसर। जैसे आपकी कोई प्रोसीडिंग मीन्स केस पेंडिंग चल रहा है, असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील कर रखी है आपने, वो पेंडिंग है। एपीलेटिव ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आपने अपील कर रखी है, और हाई कोर्ट को अपील कर रखी है या सुप्रीम कोर्ट को, और वो भी पेंडिंग है, केस आपका सेटल नहीं हुआ है। तो उस केस में आप सेटलमेंट उससे पेंडिंग है, जब अब सेटल नहीं हुआ है उससे पहले आप सेटलमेंट कमीशन को भी अप्लाई कर सकते हो कि मेरा केस जल्दी सेटल कर दिया जाए और जो मेरे कुछ फाइन्स हैं या जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस कर ली जाए। उस केस में क्या रूल्स हैं सेटलमेंट कमीशन का। तो ये भी प्रोसीडिंग्स हैं आपकी फॉर सर्च अंडर सेक्शन 153A। देखिए SSC की सर्च हो गई थी, ठीक है, तो उसके बेस पर आपका केस फाइल हो रहा है, या आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सीज हो गई थी, रिक्विजिट हो गई थी। तो उस केस में आप सेटलमेंट कमीशन को तभी अप्लाई कर सकते हो इफ़ एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। अब इस सर्च के बेस पे आपको जो ऑर्डर आया है कि आपने टैक्स पे करना है, उसका अमाउंट जो है 250 लाख से ज़्यादा है, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए सर्च के नहीं, सर्च से रिलेटेड नहीं है आपका जो असेसमेंट वगैरह है, इट इज एनी अगर प्रोसीडिंग है, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो सेटलमेंट कमीशन को इफ एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज मोर देन 10 लाख रुपीज। तो उस केस में सेटलमेंट कमीशन क्या करती है, इट कैन पास ऑर्डर विद इन 18 मंथ से फॉर सेटलमेंट ऑफ केस। तो वो फिर आपका केस को सेटल करते हैं जल्दी से जल्दी, आपकी पेनल्टी से रिड्यूस हो जाती है, टैक्स लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है। तो एक रिलीफ देते हैं, एक तरीके से हम बेनिफिट देते हैं SSC को, और वो आपने करना होता है विद इन 18 मंथ में। तो एक केस तो आया था हमारा संगीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। उसमें था कि सेटलमेंट कमीशन में आपका केस चला गया SSC का, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, और जो पेमेंट करनी थी आपने तो उसका एक टाइम देखे हैं सेटलमेंट कमीशन के, इस टाइम को आप पेमेंट कर दो। बट पेमेंट्स जो थी एज पर ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमीशन, एक पेड बाय SSC आफ्टर टाइम लिमिट मीन्स डिले हो गया है। SSC ने पेमेंट को कर दी जो सेटलमेंट कमीशन ने कही थी, पर वो हमने लेट की है, जो टाइम लिमिट दी थी पर उस पर बाद में की है। तो क्या अब जो उसको बेनिफिट दिया है सेटलमेंट कमीशन ने वो उसका कैंसिल हो जाएगा या उसको वैलिड रहेगा, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें डिसाइड ये हुआ था इम्यूनिटी मीन जो बेनिफिट हमने प्रोवाइड किया था SSC को इज नॉट विथड्रॉन, वो विथड्रॉ नहीं होगा आपका, क्योंकि इफ SSC हैड पेड ऑल अमाउंट्स ड्यू, चाहे उसने पेमेंट लेट भी दी है पर उसने पेमेंट कर दी है फुल अमाउंट की जितना सेटलमेंट कमीशन ने आपको ऑर्डर किया था, तो उस केस में जो बेनिफिट मिला है, आपको पेनल्टी वेव हो गई है या टैक्स लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई है, वो बेनिफिट आपका वैलिड रहेगा। उसमें क्योंकि सेटलमेंट कमीशन में पावर होती है कि वो डिले कर एक्सेप्ट कर सकती है रीजनेबल सर्कमस्टांसेस में। तो ये हमारा था केस लॉ कि जो बेनिफिट मिला है सेटलमेंट कमीशन का वो आपका वैलिड है इवन इफ पेमेंट इज मेड लेट। यहाँ पर ये जरूरी कंडीशन क्या है, पेमेंट हो जानी चाहिए सारे अमाउंट से, चाहे वो लेट हो गई। नेक्स्ट केस लॉ इज ऑन एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 245N। उसमें देखते हैं एडवांस रूलिंग का पर्पस क्या होता है। तो कोई भी पर्सन है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, अ पर्सन ने अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट इन रिलेशन टू। तो आप उसका अमाउंट जैसे डिटर्मिन करना चाहती हैं, उसके लिए आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो किस चीज़ का अमाउंट डिटर्मिन करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपने एंटर करनी है, और टैक्स लाइबिलिटी आपने डिटर्मिन करनी है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और टैक्स लाइबिलिटी फॉर पेंडिंग इशूज बिफोर असेसिंग ऑफिसर और एपीलेट ट्रिब्यूनल, या कोई केस पेंडिंग है आपका बिफोर असेसिंग ऑफिसर और एपीलेट ट्रिब्यूनल, तो उसका अमाउंट आप डिटर्मिन करना चाहते हैं या इनकम आपको डिटर्मिन करनी है। राइट, ये है सेक्शन 245(9). तो इसमें ये अप्लाई होता है कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपकी एंटर होती है, और टैक्स लाइबिलिटी एंड कोई भी आपकी पेंडिंग इशूज हैं। तो एक केसला है तो हायोसंग कॉरपोरेशन वर्सेज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग 2016। उसमें क्या कि एक नोटिस इशू किया हमने अंडर सेक्शन 143(2) में। ये होता है कि असेसी ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी है, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपको नोटिस इशू करता है कि आप एविडेंस प्रोवाइड कीजिए हमें। तो क्या ये आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग मानी जाएगी जब आपको नोटिस इशू हो गया है अंडर सेक्शन 143(2) में, कि ताकि ये भी पेंडिंग प्रोसीडिंग है तो फिर आप 245N में भी जा सकते हो।
बट इट विल हेल्प दैट इट विल नोट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। तो सेक्शन 245N के अकॉर्डिंगली ये पेंडिंग केस नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है देखिए आपको नोटिस इशू होता है 143(2) में, क्योंकि रिटर्न आपने फाइल कर दिया है, सिर्फ एविडेंस मांगा है इन्होंने, तो उसके लिए फिर आप 245N में एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड केस है यदि आपको नोटिस इशू होता है इनके सेक्शन 142(1) में। ये कब होता है? जब आपने रिकॉर्ड ऑफ इनकम फाइल नहीं की, फिर आपको नोटिस आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी प्रोड्यूस करो। तो और ये नोटिस इशू हो गया आपको बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245N। पर अभी आपने 245N में जो है एप्लीकेशन फाइल नहीं की है, उससे पहले ही नोटिस इशू हो गया है। तो इट मीन तो ये जो नोटिस इशू हुआ है तो इट इज कंसीडर्ड पेंडिंग प्रोसीडिंग, तो उसको हम पेंडिंग केस मानेंगे आपका। तो यदि पेंडिंग केस है तो उसका सेटल करने के लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट यदि ये नोटिस इशू होता है आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245N, आपने 245N में एप्लीकेशन पहले फाइल करिए, ये नोटिस बाद में इशू हुआ, तो उसमें फिर ये जो नोटिस है इट इज नोट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, फिर ये पेंडिंग प्रोसीजर के केस में फॉल नहीं करेगा, ये दूसरे केस में फॉल कर सकता है। नॉर्मल आपने कोई ट्रांजेक्शन एंटर की है या कोई टैक्स लायबिलिटी आप डिटर्मिन करना चाहते हैं। तो ये था हमारा एडवांस रूलिंग से रिलेटेड केस लॉ। तो सेटलमेंट कमीशन का भी एक ही केस लॉ है, इंपॉर्टेंट है, और एडवांस रूलिंग का भी सिंगल केस लॉ है। वो पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं।